हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आपके सामने लिखा हुआ है फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें। आपको फाइंड आउट करना बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T8, कोफिशिएंट ऑफ T9, है ना, इस तरह से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T8 यानी T8 का बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने T8 लिखा, ठीक है ना। तो T8 का मतलब बेटा कितना हुआ, T8 का मतलब हो गया R की वैल्यू 7 है, T8 का मतलब हो गया R की वैल्यू 7 है, तो आपने रख दिया। तो कितना आएगा 11C7, है ना, 11C7, ठीक है। और ये आएगा 2x फर्स्ट की पावर 11 - 7 और सेकेंड की पावर 7, ठीक है, खत्म। तो आपने तो मुझसे सर बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है, आपने क्या पूछा है सर, बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है। तो आपने मुझसे पूछा है बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T8, दैट मींस द कोफिशिएंट इज 11C7। बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना होगा 11C7। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम 11C7, दैट्स ऑल, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आपने बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ T की पावर 9, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ T9 सॉरी, T9 का मतलब 9th टर्म। अच्छा 9th टर्म का मतलब क्या होता है, 9th टर्म का मतलब R8 हो गया। R8 होने का मतलब क्या हुआ, तो 11C8 हो गया, ठीक है। और क्या रखेंगे, फर्स्ट की पावर 11 - 8, सेकंड की पावर 8, सेकंड की पावर 8, समझ में आ गया। तो 11C8, फर्स्ट की पावर 11 - 8 और सेकंड की पावर 8, ठीक। कोफिशिएंट पूछा है आपने, तो 11C8 आएगा और साथ में कितना आएगा 2 की पावर 3 आएगा और ये 3 की पावर 8 आएगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट पूछा है, बाकी x से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा x से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। तो कोफिशिएंट है ये, ठीक है ना, कोफिशिएंट ये है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे भाई, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे हम 11C8, ठीक है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। कोफिशिएंट पूछा आपने, राइट। अच्छा हम चलते हैं थर्ड वाले पर, है ना, थर्ड वाले पर आ जाइए, ठीक। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड क्या है, थर्ड कहता है टर्म कंटेनिंग x की पावर 5। हमें वो टर्म निकालनी है जो x की पावर 5 को कंटेन करता है। तो देखते हैं क्या आएगा भाई। तो x की पावर 5 के लिए वापस इसकी जनरल टर्म लिखते हैं। तो 11CR, है ना, 11CR 2x की पावर 11 - R, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम -3/x की पावर r, ठीक है ना। तो 11CR लिखेंगे, 2x की पावर 11 - R लिखेंगे, -3/x की पावर r लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 11CR चल ही रहा है, ठीक है। 2 की पावर 11 - R ये चल ही रहा है, ठीक। ये लिखा हुआ -3 की पावर r ये चल ही रहा है, ठीक। x की पावर कितना लिखा हुआ है 11 - 2r, क्योंकि x की पावर r ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 - 2r। अब व्हाट वी रिक्वायर्ड, हमें चाहिए x की पावर 5, क्या चाहिए x की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 5 चाहिए, तो 11 - 2r को जब मैं 5 के बराबर करूँगा तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी, आ गई। और r की वैल्यू 3 आने का मतलब है फोर्थ टर्म, r की वैल्यू 3 आने का मतलब है फोर्थ टर्म। तो कौन सी टर्म ऐसी होगी जिसमें x की पावर 5 आएगा, द टर्म इज फोर्थ टर्म। कौन सी टर्म होगी बेटा, फोर्थ टर्म। तो इसका आंसर आएगा T4, द फोर्थ टर्म कंटेन्स x की पावर 5, ठीक है। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, वो आपको पता ही है। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आप में से पूछोगे, सम ऑफ कोफिशिएंट्स पूछोगे, एक नहीं, सम ऑफ कोफिशिएंट नहीं होगा ये, इसमें कुछ होगा साथ में। अच्छा सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पूछा है, ठीक है। देखिए सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं डी वाले पार्ट की, तो वो तुम्हारा फॉर्मूला फिक्स है 2 की पावर n। मैंने आपको बोल ही दिया था, कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको दे रखा है और आपसे पूछा जाए भाई बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछा जाए, तो वो आंसर होगा 2 की पावर n, 2 की पावर n। n कितना है 11, तो आंसर आएगा 2 की पावर 11, ठीक है। और अगर आपसे सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाए, तो मैंने बोला था जो भी वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल हो उसकी जगह 1 रख देना, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए जो भी वेरिएबल पार्ट है, तो x की जगह 1 रख देंगे, राइट है। तो हम x की जगह 1 रखेंगे, तो जैसे ही हम x की जगह 1 रखेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा 2 - 3 की पावर 11, कितना आएगा ये -1, कितना आएगा -1। तो इसका आंसर -1 आएगा, क्लियर। तो जैसे ही आपसे पूछा जाए सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो, तो x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रखते 2 - 3 की पावर 11 यानी -1 आंसर आएगा, ठीक। अब आता है एट्थ टर्म फ्रॉम एंड, एट्थ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। तो एट्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालते हैं। देखिए कभी भी एंड से पूछा जाए, मैं ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कभी भी एंड से पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखें हमें उल्टा चलना है। यानी उल्टा वाला चलने का मतलब है लास्ट वाले को फर्स्ट मानना है और फर्स्ट वाले को लास्ट मानना है, ठीक है, सीधा सीधा फंडा है। तो अगर आप मुझसे एट्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहते हो, ठीक है, आप मुझसे एट्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहते हो, तो एट्थ टर्म फ्रॉम एंड कैसे लिखेंगे, इसका फंडा है भाई एट्थ टर्म यानी 11C7, R तो 7 होगा ही होगा भाई, एट्थ टर्म का मतलब R तो 7 हो गया, लेकिन स्टार्ट उल्टा करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म होगी, क्या होगी, तो -3/x की पावर 11 - 7 और सेकंड होगा 2x की पावर 7, ठीक है, ये फंडा होगा। तो बिल्कुल क्लियर विजन रखें हमारे टाइम, हमने बोला है कि भाई एथ टर्म फ्रॉम एंड, तो इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी और ये मेरी सेकंड टर्म होगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये बनेगा 11C7, ठीक है, ये बनेगा 3 की पावर 4, ठीक है ना, ये बनेगा 2 की पावर 7 और ये बनेगा x की पावर 3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है,
ठीक है, तो ये है 8th टर्म फ्रॉम एंड। अच्छा, लास्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, लास्ट पार्ट क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो वापस मुझे इसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, तो 11c(r) लिखेंगे, ठीक है, 2x की पावर 11 माइनस r लिखेंगे, क्लियर है, और यहाँ लिखेंगे -3/x की पावर r लिखेंगे, राइट। तो ये कितना आएगा बेटा, 11c(r) आएगा, 2 की पावर 11 माइनस r आएगा, -3 की पावर r आएगा, ठीक है, और x की पावर 11 माइनस r यानी 11 माइनस 2r आएगा। समझ आ गया, तो x की पावर 11 माइनस r आएगा और x की पावर r यानी 11 माइनस 2r आएगा। आ गया। अच्छा, आप चाहते हो इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब 0 कर दो, है ना, इस पावर को 0 कर देते हैं, ठीक है, तो इसको अपन 0 कर देते हैं। तो 11 माइनस 2r को 0 कर दिया, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 11/2। समझ आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हो गया x की पावर 0 कर देते हैं, तो 11 माइनस 2r को 0 कर दिया, तो r की वैल्यू आ गई 11/2। r इक्वल्स टू 11/2 पॉसिबल नहीं है, हम जानते हैं, तो चूंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसी कोई टर्म नहीं होगी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, ऐसी कोई टर्म नहीं है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। क्लियर, तो बस ये सारे क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने लिखा हुआ है। इसका आंसर होगा 11c4, ठीक है ना, 3 की पावर 4, 2 की पावर 7 x³ आएगा, ठीक है, और इसका आंसर आएगा 0। ऐसी कोई टर्म ही नहीं होगी जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म ऐसी कोई होगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, टर्म पूछा है तो कोई ऐसी टर्म होगी नहीं, राइट, ये आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस की तरफ। उसे बोला फाइंड वैल्यू ऑफ टर्म, है ना, उस टर्म की वैल्यू निकालो जिस इसके एक्सपेंशन में जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको उस टर्म की वैल्यू निकालनी है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, वापस सेम तरीका हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं, कोई भी एक्स की पावर निकालनी है, सबसे पहले आप जनरल टर्म लिखिए। तो 12c(r), है ना, x² की पावर 12 माइनस r और 1/x की पावर r, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12c(r), x24 माइनस 3r आ गया, ठीक है। भाई आपने इसका एक्सपेंशन किया तो 12c(r) आया, फर्स्ट की पावर 12 माइनस आ रहा है, सेकंड की पावर आ रहा है, तो ये आ गया 24 माइनस 3r आ गया। अब आप चाहते हैं कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, आप x से इंडिपेंडेंट चाहते हो। अगर आप x से इंडिपेंडेंट चाहते हो तो 24 माइनस 3r क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी r की वैल्यू 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर, पर सीधी सी बात है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ x मिले। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हो गया बेटा 0 होना चाहिए, इसको 0 कर दिया, r की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 12c8, ठीक है। आपसे पूछा गया है वो टर्म, उसकी वैल्यू बताओ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो उसकी वैल्यू होगी 12c8, तो आंसर इज 12c8। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, आपने मुझसे बोला है कि इस जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसकी 6th टर्म 5600 है, T6 का मतलब 6th टर्म, ठीक है। उसने बोला कि 6th टर्म 5600 के इक्वल है, तो x बताओ क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम 6th टर्म लिखेंगे, कौन सी टर्म लिखेंगे, 6th टर्म, राइट। तो 6th टर्म का मतलब हो गया r 5 हो गया, r कितना हो गया 5, तो लिखेंगे 8c(r) हो गया 5, ठीक है। फर्स्ट की पावर, है ना, फर्स्ट की पावर 8 माइनस 5 यानी ये आएगा, ठीक है, फर्स्ट की पावर 8 माइनस 5 और सेकेंड की पावर r, सेकेंड की पावर r, समझ आ गया। तो होगा क्या, NCR यानी 8c5 है ना, फर्स्ट की पावर 8 माइनस 5 और सेकंड की पावर 5, ठीक है ना, एक सेकंड की पावर 5, ये गलत लिखा है मैंने, सेकंड की पावर 5, ठीक है, ये अपने पास आ गया। वो ये कहता है कि बेटा ये जो आपने 6th टर्म लिखी है ये 5600 के बराबर है, यानी ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ 5600 के बराबर है, ऐसा वो आपसे कह रहा है, ठीक। अच्छा, 8c5 अगर हम कैलकुलेट करें तो 8c5 आता है 876, 8c5 आता है 876/321, तो बेटा 56 आता है, तो 56 से 56 गया, ये 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, अच्छे से देखना, ये 3 है, 3 से 3 गया है तो कितना बचेगा, x की पावर 8 बचेगा, इधर आ जाओ, यहाँ से कितना बचेगा, x की पावर 10 बचेगा, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, और बराबर कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, x की पावर 10 है, ये x की पावर 8 है तो x² बचेगा, ये log x बेस 10 बचेगा, 5 100 बचेगा, ये एक्सप्रेशन आपका बच गया ना। देखिए अभी सॉल्वेबल नहीं है, ये सॉल्वेबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए थे, मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, मैं ऑप्शन चाहूँ तो लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया 10 है, दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया 8 है, तीसरा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ 9 है, और चौथा ऑप्शन लिख देता हूँ 11 है। तो चूंकि सॉल्वेबल नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे भाई, इधर लॉग है ना, उधर अलजेब्रिक है, तो लॉग और अलजेब्रिक तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो ऑब्वियस बात है हम वो ऑप्शन देखेंगे जो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 10 रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 10 रखता हूँ तो ये चीज़ चिल्ला के 1 हो जाएगी और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 10 रखता हूँ तो ये चीज़ 1 हो गई, 100 हो गया, ठीक है। तो x = 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो सॉल्व करने की कोशिश ना करें, ये सॉल्वेबल नहीं है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक तरफ लॉग एक तरफ अलजेब्रिक की, तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे ऑप्शन से चेक करेंगे जो ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर इज 10,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर में log 2 है ना, मतलब बेस में 2 है, ये लिखा हुआ है, ऐसे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, उसने बोला है कि इसकी 6th टर्म अगर 84 है, अगर 6 टर्म 84 के बराबर है तो x क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर 6 टर्म 84 के बराबर है तो x क्या होगा। तो पहले चालू करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है मैथ्स में, a टू द पावर log x टू द बेस a इज ऑलवेज x, ये प्रॉपर्टी हमें पता होती है, ठीक है। हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है a टू द पावर log x टू द बेस a इज ऑलवेज x, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये a है और ये भी a है, ये दोनों चले जाएंगे ना, ये a और ये a है, दोनों चले जाएंगे। तो क्या बचेगा बेटा, अंडर रूट में बचेगा तेरे पास, अंडर रूट बचेगा 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है ना, ये बचेगा। आगे बढ़ जा बेटा, इधर आ जा। इधर क्या होगा, अब अच्छे से देखना इधर क्या होगा कि ये 1/5 उठ के पावर में जाएगा, ठीक है ना। ये टर्म उठी यहाँ से, बिल्कुल उठ गई, उठ के कहाँ गई, पावर में चली गई, है ना। ये 1/5 उठ के पावर में गया, ठीक। तो ये 1/5 उठ के पार में जाएगा, तो 2 से log 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/5 उठ के पार में जाएगा, 2 से log 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना। तो आपके पास बचेगा बेटा 1/3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/5, ठीक है। और उसकी होल पावर कितना है, 7। आगे समझे, क्लियर। तो ये जो चीज़ है ना, 2 से log 2 खत्म, ये बचा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये उठ के 1/, उसमें चला गया, 2 से log 2 खत्म, ये बचेगा, क्लियर, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ अंडर रूट की जगह, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ अंडर रूट की जगह 1/2, एक ही बात है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है मैथ्स में। इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सुंदर लगेगा, ठीक। तो सबसे पहली बात, हमें इस क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करना था, हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी a टू द पावर log x टू द बेस a इज ऑलवेज x, ये x होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा तो 2 से log 2 खत्म, ठीक है, ये बच जाएगा जो आपके सामने है। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो 1/5 उठ के गया तो 2 से log 2 खत्म, ये बच जाएगा, ठीक। अब उसने बोला है t6 इक्वल्स टू 84, t6 इक्वल्स टू 84 का मतलब है 6th टर्म 84 के बराबर है। 6th टर्म का मतलब r5 हो गया, r कितना हो गया 5, ठीक है, लिख लेते हैं। तो 6th टर्म का मतलब r5 हो गया, तो 7c5 फर्स्ट की पावर 7 माइनस 5 यानी 2, ठीक है। और सेकंड की पावर 5, ठीक है। फर्स्ट की पावर 7 माइनस 2 यानी 7 माइनस 2 और सेकंड की पावर 5, ठीक है ना। तो ये 1/5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल, ठीक है। और ये जो टर्म आपने दे रखी है ना, ये टर्म पता है किसके बराबर दे रखी है आपने, 84 के बराबर दे रखी है। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है बेटा, 84 के बराबर है, क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 7c5 कितना होता है, 7c5 होता है 7 × 6/2, ये 21 हो गया, है ना। 7c5 कितना होता है 21, तो 7c5 को मैथ्स में लिखा जा सकता है 21 से 84 गया तो कितना बचेगा 4, क्लियर। तो बताओ क्या बचेगा, 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है, 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7, 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है बेटा 4, इक्वल्स टू कितना है 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें तो निकालना क्या है, x निकालना है, क्या निकालना है x। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करिए। इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा 4 × 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 4, ठीक। तो ये क्या बनेगा 3 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा -4 × 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 माइनस 4 क्या होगा 3। आगे यहाँ तक, ठीक है। क्या बन गया भैया, ये बन गया t² - 4t + 3 = 0। क्या बन गया ये, t² - 4t + 3 = 0। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, t - 1 और t - 3 = 0। समझ में आ गया। तो t² - 4t + 3 के फैक्टर हो गए t - 1 × t - 3 = 0। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 1 का मतलब हो गया 3 की पावर 0, और ये आएगा 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 3 यानी 3 की पावर 1। आगे समझ में, ठीक है। तो ये 1 आ गया, 1 का मतलब 3 की पावर 0 हो गया, ये 3 की पावर 1 आ गया। दोनों पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी कंपेयर करते हैं और यहाँ भी कंपेयर करते हैं। यहाँ कंपेयर करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1 आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो x माइनस 1 बराबर 1 यानी x बराबर 2 आएगा। आ गया। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा x = 1 और 2, क्लियर। तो क्वेश्चन को थोड़ा फील करो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भैया इसकी 6th टर्म 84 के बराबर थी। तो सबसे पहले मैंने 6th टर्म लिखी। 6th टर्म लिखते समय मुझे ये ध्यान रखना था कि 2 से log 2 खत्म होगा, यहाँ पर भी 2 से log 2 खत्म होगा। उसके बाद एक नॉर्मल एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसकी 6th टर्म मैं लिख सकता हूँ विच इज इक्वल्स टू 84। मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास इक्वेशंस बनी, यहाँ से 2 चीज़ें आई और x की वैल्यू निकल कर आई 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है,
इस क्वेश्चन को अगर देखें तो पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी है जस्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप लोग ट्राई करें, और कोई लॉजिक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिए मेरे ख्याल से, है ना। आप लोग सब ट्राई करिएगा और अपना आंसर चेक करिएगा। इसमें एक्स पूछा है आपसे, ठीक है। स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहली बात हम कैसे करेंगे, है ना। ये 2/5 है, ये उठ के पार में जाएगा, है ना। 5 से log 5 खत्म, ठीक है ना। 5 से log 5 खत्म, तो 2/5 उठ के पार में जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 4x + 44 की पावर हाफ लिखा हुआ है, और उसकी पावर में कितना जाएगा बेटा 2/5, ठीक है। 5 से log 5 खत्म, ही आ जाएगा, ठीक। इधर आ जाए, इधर से क्या होगा, इधर 5 से log 5 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 2 की पावर x - 1 + 7 और उसकी पावर 1/3 आएगा, ठीक है। एंड द होल पावर इज 8, एंड द होल पावर इज 8, ठीक है। तो होल पावर इज 8, ये आ गया। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 4 की पावर x + 44 की पावर 1/5 आ गया, ठीक है। और ये आ गया 1/2 की पावर x - 1 + 7 की पावर 1/3 आ गया, क्लियर। और ये पावर कितना आ गया 8। ये क्वेश्चन है अब आपका, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 5 से log 5 गया, 2/5 उठ के पार में गया, 1/2 से 2/5 गया तो 1/5 बचा। अच्छा 5 से log 5 गया तो ये बचेगा, ये आ जाएगा, क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं, इसकी फोर्थ टर्म 336 के बराबर है। इसकी फोर्थ टर्म 336 के बराबर है। फोर्थ टर्म का मतलब बेटा R3 है, फोर्थ टर्म का मतलब R3 है, राइट। तो मैं लिख देता हूँ इसकी फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फोर्थ टर्म मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा फोर्थ टर्म 8C3, है ना। 8C3 फर्स्ट की पावर है ना, फर्स्ट की पावर 8 - 3, ठीक है ना। फर्स्ट की पावर 8 - 3 और सेकंड की पावर 3, है ना। सेकंड की पावर 3 समझ में आ गया, क्लियर, ठीक। कितना आ गया भाई 8C3 मेरे ख्याल से होता है 8 7 6 56, है ना। तो ये आ गया 56, ये आ गया 4 की पावर x + 44, नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 2 की पावर x - 1 + 7, और ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है फोर्थ टर्म 336 के बराबर है, 336 के बराबर, ये लिख दीजिए, ठीक। कैंसिल हो गया, ये 6 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 2 की पावर x का स्क्वायर + 44 बराबर कितना आएगा, ये आएगा 2 की पावर x 3 × 2 की पावर x आएगा + 42 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2 की पावर x का स्क्वायर + 44 6 × 10 तो 3 × 2 की पावर x + 42 आगे यहाँ तक। अच्छा यहाँ तक आने के बाद वापस ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह बनता जा रहा है। अब करना है क्या, सॉल्व करना है, बस क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो इसको मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ, राइट। मैंने सॉल्व करना चालू किया तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बनेगा 2 की पावर x का स्क्वायर -3 × 2 की पावर x, है ना। और 44 में से 42 गया तो 40 वो +2 बचेगा, ये आ गया। इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 2 की पावर x - 1 और 2 की पावर x - 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर x 1 आ गया और 2 की पावर x = 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी। तो ये आपका आंसर है। तो आंसर कितना होगा बेटा, x = 0 और 1, ठीक है। x = 0 और 1, ये आपका आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, है ना। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपने हमसे पूछे हैं, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो समझ लेते हैं, है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7 और यहाँ पर भी 7 है, क्योंकि पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 होंगी, राइट। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा T1 + T2 + T3 + T4 + T5, है ना, + T6 + T7, ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस है, क्या है, माइनस है। तो क्या होगा भाई, ऐसे आएगा, कैसे आएगा, T1 फिर -T2 + T3 फिर आएगा -T4 प्लस आएगा T5 -T6 और +T7, ठीक है, ये आएगा। तो T2 कैंसिल, T4 से T4 कैंसिल, T6 से T6 कैंसिल, राइट। फिर 7 टर्म्स आएंगी, इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेट आएगा, प्लस माइनस ऐसे आएगा, तो प्लस माइनस करके कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बचेगा कितना, अब आपके पास बचेगा भाई 2 टाइम्स ऑफ T1 बचेगा, प्लस T3 बचेगा, प्लस T5 बचेगा और T7 बचेगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2, है ना। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म किसी की भी लिख लो आप, सेम ही आएगी। इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म सेम ही आने वाली है, इसकी थर्ड टर्म सेम ही आने वाली है, तो किसी की भी लिख लो, एक ही बात है, राइट। तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। तो 6C0 × 1, है ना, प्लस 6C2 × √2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा 6C4 × √2 की पावर 4 और ये कितना आएगा 6 से 6 × √2 की पावर 6,
आगे समझ में, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म लिखनी है तो 60 इंटू 1 की पावर आएगा, 1 की पावर लिखने का कोई मतलब नहीं था। फिर हमें थर्ड टर्म लिखनी है तो R2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, फिर R4 हो जाएगा, फिर R6 हो जाएगा, राइट। कितना आ गया ये, तो 2, ये 1 आ गया, है ना। अच्छा 62 कितना होता है, 62 हो गया 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 15 आ गया, 15, तो 15 इंटू 2 30 आ जाएगा। 64 और 62 एक ही बात है, 15 इंटू 4 60 आएगा, और ये आएगा 2 की पावर 3 8, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 99 इंटू 2, 99 इंटू 2 यानी 198। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 198, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 198। जब आप बी पार्ट पर जाते हैं, तो क्या होगा भाई, जब आप बी पार्ट पर जाएंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें भी पावर 7, इसमें भी पावर 7 है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन T8 लिखेंगे, ठीक है ना। 8 टर्म आएंगी, ये आ जाएंगी, इधर आ जाइए, इधर बीच में माइनस है, फिर क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4, ऐसे आ जाएगा माइनस का T8 आ गया, ठीक है भाई। ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी 8 टर्म आएंगी, यहाँ पर 8 टर्म आएंगी, लेकिन अब क्या है, बीच में माइनस है, तो क्या होगा, T1 से T1 गया, T3 से T3 गया, T5 से T5 जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ T2 बचेगा, प्लस T4 बचेगा, प्लस T6 बचेगा, प्लस T8 बचेगा। आगे समझे, तो 2 टाइम्स ऑफ T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T8 बचेगा, है ना। हमारे पास हर चीज़ दो बार बचेगी। T2 का मतलब सेकंड टर्म, है ना, तो लिख लेते हैं T2 का मतलब सेकंड टर्म, 2 तो बाहर है, T2 का मतलब सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म का मतलब R1 हो गया, तो 7C1 और √2 की पावर 1, ठीक है। फिर आएगा 7C3 √2 की पावर 3, है ना। फिर आएगा 7C5 और ये आएगा √2 की पावर 5, है ना। और ये आएगा 7C7 और ये आएगा √2 की पावर 7। आगे समझ में, बस सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें √2 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो 2 √2 कॉमन आ गया, तो बचेगा 7 प्लस, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी है कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 7C3, ठीक है। 7C3 मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 765 और ये 6, तो 35, ठीक है ना। 35 √2 बाहर ले चुका हूँ, तो इंटू 2, ये भी 35 इंटू 2 4, ठीक है ना। और ये आएगा 2 की पावर 3 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। जो भी आएगा ये आपका आंसर है, ठीक। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोचना कैसे है, स्टार्टिंग में ही सोच लो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में सोच लो कि कौन सी टर्म प्लस में आने वाली है और कौन सी टर्म माइनस में आने वाली है, उसके हिसाब से आप सॉल्व करो, क्या दिक्कत आ रही है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा ईमानदारी से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, √3 प्लस 3 की पावर 5 माइनस √3 माइनस 3 की पावर 5, करिए ट्राई सब, ठीक। करते रहिए सारे लोग, ट्राई करिए, है ना। मैं यहीं पर घूम रहा हूँ आपके सामने, ट्राई करते रहिए। √3 प्लस 3 की पावर 5 माइनस √3 माइनस 3 की पावर 5, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। ईमानदारी से ट्राई करना सारे बच्चे, ईमानदारी से, ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, किसी से डिस्कस नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से टाइम सफिशिएंट है, और अगर आपको लगे कि आपको टाइम कम मिला है तो आप मेरे वीडियो को रोक के फिर आप स्टार्ट कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, सी पार्ट पर आ जाइए, है ना। पावर कितनी है बेटा, 5 है, पावर कितनी है 5 है, तो टोटल 6 टर्म्स आएंगे, लिख लेते हैं। तो पावर 5 है तो टोटल 6 टर्म आएंगे, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना, प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, माइनस बीच में है, ठीक है। तो वापस T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4 प्लस T5 माइनस T6 आएगा। आ गया है, ठीक, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, T1 से T1 उड़ गया, ठीक, T3 से T3 उड़ गया, ठीक है, और T5 से T5 उड़ गया। तो क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ T2 प्लस T4 प्लस T6, ठीक है ना। 2 टाइम्स ऑफ T2 प्लस T4 प्लस T6, राइट। तो ये बच जाएगा, राइट। अब आता है T2 प्लस T4 प्लस T6, तो 2 टाइम्स ऑफ T2 का मतलब सेकंड टर्म हम लिख लेंगे। तो उसकी सेकंड टर्म लिखना कौन सी बड़ी बात है, सेकंड टर्म का मतलब है R1 होगा, सेकंड टर्म का मतलब है R1 होगा, तो लिख लेते हैं। तो क्या होगा भाई, 5C1, है ना, फर्स्ट की पावर 5 माइनस 1, फर्स्ट की पावर 5 माइनस 1 और सेकंड की पावर 1 पर आता है फोर्थ टर्म का मतलब R3 होगा, 5C3, ठीक है। फर्स्ट की पावर 5 माइनस 3 यानी 2 आएगा, और सेकंड की पावर 3 आएगा, ठीक है ना। टोटल सम 5 आना चाहिए, ठीक है ना। समझ में अगले वाले पास आइए। T6 का मतलब 5C5 आएगा, ठीक है। तो √3 की पावर 0 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 की पावर 5 आएगा। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आएगा देख लेते हैं कितना आएगा, तो 2 है, ये 5 हो गया, है ना, और 3 और 3 9 27 इंटू 5, है ना, 27 इंटू 5 135, ठीक है ना, 135 आएगा।
ओके 5c3 कितना होगा, 5c3 5c2 10 है ना, 10 आ जाएगा 10, और देख लेना आप 10 और 3 की पावर 4 है ना, 10 इंटू 3 की पावर 4 है ना, और प्लस ये आएगा 3 की पावर 5। ये आपका आंसर है। तो जो भी है वो आपके सामने है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ उसका आंसर क्या आएगा फाइनली, जो मेरे पास लिखा हुआ है। मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ है 2376, आंसर लिखा हुआ है 2376। ओके, और ये जो क्वेश्चन था ना, इसका आंसर बता देता हूँ कितना आएगा सॉल्व करने पर। इसका आंसर आएगा 338√2, 338√2 इस वाले का। इसका तो मैंने कैलकुलेट करके दिया ही था। इसका आंसर आएगा 2376। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मिडिल टर्म की। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होती है? देखिए, मैं मिडिल टर्म की बात करता हूँ। मिडिल टर्म क्या होती है? सबसे पहली बात, मिडिल टर्म का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मिडिल टर्म का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया है ना, मैंने लिया x + y की पावर 12। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। x + y की पावर 4 दिया, अब y की पावर 4 है तो उसमें 5 टर्म आएंगी। कितनी टर्म आएंगी? 5। t1 + t2 + t3 + t4 + t5 है ना, इसमें 5 टर्म आएंगी। ठीक, तो मैंने x + y की पावर 4 दिया तो इसमें 5 टर्म आ रही है, तो 5 टर्म आए तो मिडिल टर्म कौन सी हो गई? तो मिडिल टर्म हो गई बेटा थर्ड वाली। ठीक है ना, मिडिल टर्म हो गई थर्ड वाली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास x + y की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, और n कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर n इवन है, अगर n इवन है तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होंगी बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी। भाई अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होती हैं। अगर मान लेते पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो एक ही मिडिल टर्म होगी। ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो एक ही मिडिल टर्म होगी, तो जो मिडिल टर्म होगी वो एक ही होगी, वो एक ही मिडिल टर्म होगी। क्लियर? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मेरे पास जो पावर है वो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होगी तो एक ही मिडिल टर्म होगी। वो निकलेगी कैसे? अच्छा, मिडिल टर्म है कौन सी? थर्ड। तो थर्ड कैसे आएगा? थर्ड ऐसे आएगा कि 4/2 करके +1 कर दूं तो थर्ड आ जाएगा। यानी मिडिल टर्म क्या आएगी बेटा? मिडिल टर्म आएगी tn/2 और +1 कर दीजिए, खत्म, ये मिडिल टर्म आ जाएगी। तो जब भी पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो एक ही मिडिल टर्म होगी। कैसे निकालेंगे? tn/2 +1, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडिल टर्म होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडिल टर्म होंगी। कैसे? जैसे मान लेते हैं x + y की पावर 5 है, अगर x + y की पावर 5 है तो कितनी टर्म्स हो गई? 6 टर्म्स होंगे, t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 हो गई। ठीक है, तो 6 टर्म्स होंगे, 6 टर्म्स होंगे तो 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन सी? t3 और t4, ये मिडिल टर्म हो गए। t3 और t4 ये मिडिल टर्म हो गए। समझ में आ गया? तो अगर पावर 5 है तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी। एक कौन से नंबर की? एक नंबर होगा बेटा तीसरा नंबर और एक चौथा नंबर, 2 मिडिल टर्म्स होंगी। तो कैसे निकालेंगे भाई मिडिल टर्म्स? कैसे निकालेंगे? तो मिडिल टर्म निकालने के लिए करेंगे क्या? सीधा सीधा फंडा देखना क्या होगा। ये 5 है ना, 5 + 1/2 और 5 + 3/2। ठीक है, 5 + 1/2 करेंगे तो 3 आएगा, 5 + 3/2 करेंगे तो 4 आएगा। कहने का मतलब है अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म होंगी, और कौन कौन सी होंगी? n + 1/2 और n + 3/2, दैट्स ऑल। समझ में आ गया? तो ये मेरे पास है, तो x + y की पावर n हमारे पास है, तो उसमें ध्यान रखिएगा अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, यानी एक ही मिडिल टर्म होगी। अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म होंगी। वो इस तरह से कैलकुलेट करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, राइट। एक बात और, दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक बात ध्यान रखिएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट। मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि फाइंड द टर्म विच हैज़ अ मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, आपको वो टर्म निकालनी है जिसका बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो टर्म निकालो जिसका बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, तो आपको कौन सी टर्म निकालनी है? यू हैव टू फाइंड मिडिल टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? यू हैव टू फाइंड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आपको निकालनी है। फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म। पहला क्वेश्चन मेरे पास है x - 1/x की पावर 6, इसमें निकालना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है x² / 3 -6/x³ की पावर 9, इसमें मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ऐसे है, इन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर n, ठीक है। इफ मिडिल टर्म is equal to 924x to the power 6, ठीक है। देन आपको बताना है देन फाइंड n, समझ में आ गया। ये 3 क्वेश्चन मेरे पास हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन अपने पास है कि इन दोनों में मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे मुझे इसमें मिडिल टर्म निकालनी है तो सिर्फ पावर देखनी है। हमेशा पावर देखो, n इवन है तो एक ही मिडिल टर्म आएगी, है ना, n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म आएंगी, राइट। तो सबसे पहली बात, चूंकि यहाँ पर n इवन है तो इसकी मिडिल टर्म एक ही आएगी। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि भाई मिडिल टर्म क्या होगी। तो जो मिडिल टर्म होगी बेटा, है ना, जो मिडिल टर्म होगी बेटा वो क्या होगी, Tn/2 यानी 6/2 + 1 यानी T3 आएगा, ठीक। आपने मुझसे पूछा मिडिल टर्म क्या होगी, तो मिडिल टर्म होगी बेटा 6/2 + 1 यानी T3 आएगा। T3 निकाल लेते हैं। तो T3 का मतलब R2 हो गया, T3 का मतलब R2 हो गया। तो 6c2 x की पावर 4 और -1 बाय x का स्क्वायर, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 6c2 और ये आएगा x स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। यही मिडिल टर्म है। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर आपसे पूछा जाए, ये मैंने गलत लिख दिया है, T4 आएगा, मैंने गलत लिख दिया है, T4 आएगा। T4 का मतलब R3 आएगा, T4 का मतलब R3 आएगा। तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा बेटा। क्लियर। तो आंसर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। मैंने गलत लिख लिया एक्चुअली, यहाँ पर मैंने लिखा तो सही था लेकिन यहाँ पर T4 आएगा। T4 का मतलब R3 हो गया, तो 6c3 फर्स्ट की पावर 6 - 3 सेकंड की पावर 3। तो ये मेरे पास आएगा बेटा 6c3 आएगा और साथ में माइनस आएगा। तो ये आपका आंसर है, खत्म, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले पार्ट पर आ जाइए। अगर मैं सेकंड वाले पार्ट पर चलता हूँ तो सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, सेकंड वाले पार्ट में चूंकि पावर ऑड है, तो पावर ऑड होने का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इवन होना, और नंबर ऑफ टर्म्स इवन होने का मतलब है 2 मिडिल टर्म होंगी। कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पर मिडिल टर्म 2 होंगी बेटा, यहाँ पर मिडिल टर्म 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी, T9 + 1/2 और T9 + 3/2, ठीक है। तो ये आएगा T5 आएगा और ये T6 आएगा, ये T5 आएगा और ये T6 आएगा। क्लियर। तो 2 मिडिल टर्म आएंगे। क्लियर है। तो T5 और T6 हम निकाल लेंगे। तो T5 कितना आएगा भाई, T5 का मतलब हो गया R4 हो गया। R कितना हो गया, 4। तो 9c4 फर्स्ट की पावर 9 - 4 और सेकेंड की पावर 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो 9c4 फर्स्ट की पावर 9 - 4 और सेकेंड की पावर 4। क्लियर, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 6 टर्म निकालनी है तो क्या आएगा, 6 टर्म का मतलब हो गया बेटा 9c5 फर्स्ट की पावर 9 - 5 और सेकेंड की पावर 5, राइट, ये आ गया। तो ये 2 मिडिल टर्म मेरे पास आ गई हैं, T5 और T6। और ऑब्वियसली बात है आनी भी थी, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी तो 2 मिडिल टर्म होंगी, एक तो 5th नंबर वाली और एक 6th नंबर वाली, ठीक है ना। 2 मिडिल टर्म्स आ गई, ठीक। एक चीज़ और, यहाँ पर 2 मिडिल टर्म आ रही है, पर ध्यान रखिए यहाँ पर जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है दोनों के सेम ही है। इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना है, 9c4, इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना है, 9c5। तो दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है, दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है। हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बेटा, वो लिखा हुआ है कि इफ द इन दिस एक्सपेंशन मिडिल टर्म इज इक्वल टू 924 x की पावर 6, तो आपको बताना है एन क्या होगा, है ना। क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता लोगों को। क्वेश्चन इसलिए समझ में नहीं आता, इसमें लिखा हुआ है इन दिस एक्सपेंशन मिडिल टर्म इज दिस इक्वल टू दिस। अब सोचो कि मैंने एक ही मिडिल टर्म दिया है आपको। जब मैंने एक ही मिडिल टर्म दी है, इसका मतलब कब हो सकता है ये मिडिल टर्म एक ही अगर मैं दे रहा हूँ तो ये तभी हो सकता है जब n इवन हो। n कैसा हो, इवन हो, क्योंकि जब n इवन होता है तो एक ही मिडिल टर्म आती है। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि एक ही मिडिल टर्म आपने दे रखी है तो ये तभी होगा जब n इवन हो। तो यानी सबसे पहली बात, n मस्ट बी एन इवन नंबर, और अगर n इवन है तो मिडिल टर्म एक ही आएगी। कौन सी आएगी बेटा, मिडिल टर्म आएगी Tn/2 + 1, ठीक है, Tn/2 + 1। तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इसको NCn/2, NCr, R कौन है, n/2, NCn/2 फर्स्ट की पावर n - n/2 और सेकंड की पावर n/2, ठीक है। फर्स्ट की पावर n - n/2, सेकंड की पावर n/2। तो कितना आ गया ये आ गया NCn/2, ठीक है। और ये आएगा x स्क्वायर, है ना, हाफ n आएगा, n/2 आ जाएगा ना, ठीक है। ये n में से हाफ n/2 गया तो n/2, n/2 से 2 गया तो n बचा, n में से हाफ गया तो n/2 बचा, ठीक है। अच्छा, बराबर में किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है बेटा 924 x की पावर 6 के।
ये बराबर दे रखा है 924 x की पावर 6 के। बस तो आप करना क्या है, कंपेयर करना है दोनों तरफ। तो जब मैं दोनों तरफ कंपेयर करूंगा तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 6 इक्वल्स टू n/2, n/2 इक्वल्स टू 6, तो n की वैल्यू 12 आएगी। आ गई। अब n की वैल्यू 12 जो आई है उसको आप यहाँ रख कर चेक करो, ये रखने पर 924 ही आना चाहिए। तो अगर मैं n की वैल्यू 12 रखता हूँ यहाँ पर तो ये आएगा 12c6। कितना आएगा? 12c6। तो ये आएगा 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है। और ये आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 12 हो गया, ठीक है, समझ आ गया। और कितना आएगा भाई? ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1177 × 6 12, ठीक है, 84 और 8 892, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 12 आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 12। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, है ना। आपसे पूछा गया कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात, n नेचुरल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, n नेचुरल नंबर है, राइट। चलिए, आपने मुझसे पूछा है इसके मिडिल टर्म निकालो। तो पहली बात, n नेचुरल नंबर होगा तो डेफिनेटली 2n कैसी टर्म हो गई? ईवन टर्म हो गई। अगर ईवन टर्म हो गई तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गई, तो एक ही मिडिल टर्म होगी। तो सबसे पहली बात मैं लिख लेता हूँ, मिडिल टर्म एक ही होगी भाई, है ना। तो जो मिडिल टर्म होगी वो एक ही होगी, है ना। तो मिडिल टर्म जो होगी बेटा वो एक ही होगी। कितनी होगी? वो होगी t2n/2 + 1, यानी वो होगी tn+1, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मिडिल टर्म की बात करते हैं। तो 2n/2 + 1 यानी tn+1, ये मिडिल टर्म होगी। तो r का काम कौन कर रहा है? r का काम कर रहा है n। r का काम कौन कर रहा है बेटा? r का काम कर रहा है n, ठीक है। तो बस अब हमारा काम खत्म। तो हमको मिडिल टर्म निकालनी थी, है ना, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या होगी हमारी? मिडिल टर्म होगी tn+1। तो मैं लिख रहा हूँ मिडिल टर्म क्या आएगी बेटा? मिडिल टर्म आएगी 2n/cn, है ना। फर्स्ट की पावर 2n - n और सेकंड की पावर n। तो पता है कितना आ गया? ये आ गया 2n/cn, ये आपका आंसर आया। तो मिडिल टर्म क्या आ गई बेटा? 2n/cn आ गई। अच्छा, मिडिल टर्म 2n/cn आ गई तो ये आंसर आपका सही है। लेकिन आगे सोचो, अब यहाँ पर क्या है, जब हम पीएनसी पढ़ाते हैं तो पीएनसी के अंदर हम बताते हैं कि 2n फैक्टोरियल को मैथ्स में क्या लिख सकते हैं। देखिए, तो 2n/cn आ गया। दूसरा तरीका, इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 2n, है ना, 2n, फिर लिख सकता हूँ 2n - 1, ऐसे जाते जाएंगे, घटता जाएगा, n+1 आएगा, फिर उसके बाद n आएगा, है ना, ऐसे चलता जाएगा, तो n फैक्टोरियल आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? 2n फैक्टोरियल जो आएगा, 2n फैक्टोरियल को लिखेंगे 2n 2n - 1। भाई ये चीज़ क्या लिखी हुई है? ये चीज़ जो आप देख रहे हैं क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ये तो लिखा हुआ है। तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कम करते जाएंगे, 2n, फिर 2n - 1, फिर 2n - 2, सब्ट्रैक्ट करते करते ये n+1 आएगा, फिर उसके बाद n आएगा, है ना। तो उसके आगे वाले टर्म को मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया। नीचे कितना लिखा हुआ है? नीचे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, नीचे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा भाई? ये बचेगा n+1, n+2 एंड सो ऑन, और लास्ट में 2n को क्या लिख सकते हैं? n+n। और नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे बचा हुआ है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन n। क्लियर? तो इसका मतलब ये आंसर भी सही है, ठीक है ना, ये आंसर भी सही है, ठीक है। तो मैथ्स में 2n/cn बोलो, मैथ्स में 2n/cn बोलो, ये भी ठीक है, और 2n/cn को सॉल्व करेंगे तो ये भी ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये आंसर भी सही है। तो 2 आंसर सही हो चुके हैं। अब बच्चे 2 आंसर और, वो भी देख लेते हैं भाई। आइए हम चलते हैं एक एक करके तीसरा आंसर, यानी अब मैं बी ऑप्शन चेक करता हूँ। अगर मैं बी ऑप्शन चेक करता हूँ तो क्या होगा भाई, है ना। तो बी ऑप्शन के लिए काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ 2n फैक्टोरियल को मैथ्स में क्या लिख सकते हैं। 2n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन 2n लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑड वाली टर्म अलग कर लो, तो 1 3 5 2n - 1, ऑड वाली अलग कर लो और इवन वाली अलग कर लो, 2 4 6 8 2n, ठीक है। तो हमने ऑड वाली अलग कर ली है, हमने इवन वाली अलग कर लिए। अच्छा, ऑड और इवन वाली अलग करने के बाद क्या होगा? देखिए, यहाँ से ये भी n टर्म्स हैं और ये भी n टर्म्स हैं। तो 2 2 कितनी बार कॉमन आएगा? n बार, है ना। 2 2 कितनी बार कॉमन आएगा? n बार, तो 2 की पावर n आएगा, है ना। 2 2 कितनी बार आएगा? n टाइम्स 2 की पावर n आएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट आपका चल ही रहा है, ये वाला पार्ट आपका चल ही रहा है, ठीक है, चल ही रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा भाई? 2 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन n बचेगा। क्या बचेगा? n फैक्टोरियल। क्या बचेगा? n फैक्टोरियल। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2n/cn क्या होगा, तो हम लिखेंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो कितना बन गया? 2 की पावर n 135 2n - 1 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय कितना? n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। क्लियर? इसका मतलब ये वाला आंसर भी सही है।
इसका मतलब ये वाला आंसर भी सही है, ठीक है। अब बचा चौथा पार्ट, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो चौथा पार्ट तो मुझे कराने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे ज़रूरत नहीं है, इसमें से 2 कॉमन लेते जाओ। जैसे मैं 2 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा 1 3 5 2n-1। जैसे मैं 2 कॉमन लेते जाऊँगा तो 2 कॉमन लेंगे तो 2, फिर 2 कॉमन लेंगे तो 1 3 5 एंड सो ऑन, ये बचेगा। तो अल्टीमेटली जैसे 2 कॉमन लेते जाऊँगा ये बचता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं 2 कॉमन लेते जाऊँगा तो क्या बचेगा 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1 ये बचेगा, और 2 की पावर n ऊपर बचेगा। यही चीज़ बच जाएगी, सेम यही चीज़ बचेगी। तो अल्टीमेटली ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। तो ये चारों आंसर सही हैं इस क्वेश्चन के, ये चारों आंसर सही है। तो मल्टीपल अगर करेक्ट पूछा जाए तो मल्टीपल करेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग इज नंबर ऑफ रैशनल टर्म। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस तरह से हमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पता लगानी है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पता लगाओ। रैशनल टर्म्स का मतलब है जिसमें अजीब अजीब सी पावर ना आए, 1/2 2/3 यानी इंटीग्रल वैल्यूज आए बेसिकली। वो क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है, या इंटीग्रल टर्म्स पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स और इंटीग्रल टर्म्स। क्लियर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखिए, मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 1/8 प्लस 5 की पावर 1/2 है ना। 2 की पावर 1/8 प्लस 5 की पावर 1/2 256, ठीक। आपको बताना है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या होंगे, ठीक। 2 की पावर 1/8 प्लस 5 की पावर 1/2 उसकी पावर 256। आपने मुझसे पूछा है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन हमें करना हो, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछे, नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स पूछे, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछे, हमेशा हमें जनरल टर्म लिखनी है। क्या लिखनी है, जनरल टर्म, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, तो इसका मेथड जो है वो है बेटा, सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखो। क्या लिखोगे, तो ER+1 लिखेंगे 256 CR, ठीक। उसको लिखेंगे 2 की पावर 1/8 256 माइनस R, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम 5 की पावर 1/2 और उसकी पावर R, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा, NCR लिखा, फर्स्ट की पावर n-R और सेकंड की पावर R, ये लिख लिया हमने, है ना। ये NCR लिखा, फर्स्ट की पावर n-R लिखा और सेकंड की पावर R लिखा, राइट। यहाँ तक आने के बाद क्या बन जाएगा भाई, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरा 256 CR बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा 2 की पावर 256/8 256 आ गया 32, है ना। 32 माइनस R/8 32 माइनस R/8 और ये कितना आएगा 5 की पावर R/2, ठीक है। तो ये बनेगा 256/8 32 माइनस R/8 और ये बनेगा R/2, ये बन गया, ठीक। मैं चाहता हूँ कि जो टर्म्स आए हैं वो कैसी आए बेटा, रैशनल आए। रैशनल का मतलब है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू भी इंटीग्रल आए और ये वैल्यू भी इंटीग्रल आए, क्लियर। जैसे यहाँ मान लो 1/2 आ गया तो √5 आ गया, √5 तो रैशनल टर्म हो गई, है ना। और हमें रैशनल टर्म नहीं चाहिए, हमें रैशनल टर्म चाहिए। रैशनल का मतलब इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए पूरी, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई हमें इंटीग्रल वैल्यू मिले। इंटीग्रल वैल्यू कैसे मिलेंगे, जब यहाँ पर r किसका मल्टीपल होगा, 8 का। अगर r 8 का मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली ये टर्म इंटीग्रल ही आएगी। अच्छा यहाँ पर r किसका मल्टीपल होगा, 2 का, तो डेफिनेटली टर्म इंटीग्रल ही आएगी। तो यहाँ पर r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ यानी इंटीग्रल ऑफ 8 और r मस्ट बी इंटीग्रल ऑफ 2, राइट। लिख लेते हैं R/2 में क्या होना चाहिए, r 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो r मस्ट बी 0 2 है ना 4 6 और लास्ट में कहाँ तक जा सकते हैं 256 तक, ठीक है। तो R/2 में r इज ए मल्टीपल ऑफ 0 2 एंड सो ऑन, ठीक है। R/8 में आ जाइए, अगर R/8 में बात करते हैं तो r इज ए मल्टीपल ऑफ 0 8 16 एंड सो ऑन 256, आगे समझ में। तो अल्टीमेटली क्या है, R/8 में r इज ए मल्टीपल ऑफ 8, R/2 में r इज ए मल्टीपल ऑफ r 2, राइट। अब दोनों में कॉमन r निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, कॉमन r, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कॉमन r। तो कॉमन r क्या आएगा भाई, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। भाई एक ही टाइम पर ये भी इंटीग्रल आना चाहिए और ये भी इंटीग्रल आना चाहिए, दोनों एक ही टाइम पर इंटीग्रल आने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही टाइम पर क्या आने चाहिए, इंटीग्रल आने चाहिए, क्लियर। तो r क्या आएगा भाई, r आ गया 0 कॉमन r, फिर क्या आएगा 8 16, ये सारा कॉमन r आएगा। तो कॉमन r क्या होगा, यही वाला पार्ट कॉमन होगा। ध्यान रखना दोनों में कॉमन r निकालना है, वो r निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हम इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन r यही आएगा, ठीक है। तो कॉमन r मुझे पता चल गया, तो मुझे काउंट करना है कि r की कितनी वैल्यूज़ मुझे मिल रही हैं। जितनी मुझे r की वैल्यूज़ मिलेंगी उतनी ही नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आएंगी। तो अपने पास 0 8 16 से लेकर 256 तक है। चूँकि ये AP बन रहा है, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेता हूँ। कैसे, लास्ट टर्म पता है, ये फॉर्मूला होता है ना AP में, L = A + n - 1 × D,
ठीक है। तो लास्ट टर्म कितना है 256, फर्स्ट टर्म कितना है 0 प्लस n माइनस 1 टू डी कितना है 8, ठीक है। तो 256 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3 है ना, और 1 32, तो n की वैल्यू 33 आ रही है। क्लियर, n की वैल्यू 33 आने का मतलब बताओ, n की वैल्यू 33 आने का मतलब है कि टोटल रैशनल टर्म्स जो आएंगी, टोटल रैशनल जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी 33, ठीक है। तो टोटल रैशनल टर्म्स जो आएंगी वो आएंगी 33। क्लियर, तो ये प्रोसेस है, आप इसके जैसे आप 100 क्वेश्चन करो, 1000 क्वेश्चन करो, द प्रोसेस विल नेवर चेंज, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से आपको डील करना है, आपको सिर्फ आर देखना है, आर जो है वो जितने आर निकलेंगे कॉमन वही आपकी नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स होंगी। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल इर्रेशनल टर्म्स क्या होंगी, ठीक है, आपसे पूछा जाता है टोटल इर्रेशनल टर्म्स क्या होंगी, ठीक है, आपसे पूछा जाता है टोटल इर्रेशनल टर्म्स क्या होंगी, तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल इरेशनल टर्म्स कैसे निकालेंगे, टोटल टर्म्स माइनस रैशनल टर्म्स, टोटल टर्म्स माइनस रैशनल टर्म्स। तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 257, टोटल टर्म्स कितनी होंगी 257, तो 257 टोटल टर्म्स होंगी माइनस रैशनल टर्म्स, माइनस रैशनल टर्म्स। तो कितना आंसर आएगा 224, 224, ठीक है। तो आंसर आएगा 224। तो आपसे पूछा जा सकता है टोटल रैशनल टर्म्स, योर आंसर इज 33, टोटल इरेशनल टर्म्स, योर आंसर इज 224। ओके, चलिए अब बात आती है इसकी शॉर्ट ट्रिक की, है ना। अब हम लिखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, अब हम लिखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है बेटा a की पावर 1/b 1/p प्लस b की पावर 1/q और उसकी पावर n, ठीक है। a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q उसकी पावर n। कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे सामने हो जिसमें ध्यान रखिएगा a और b पहली बात को प्राइम होने चाहिए, a और b क्या होने चाहिए बेटा, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने का मतलब है इनका HCF 1 होना चाहिए, पहली शर्त है ए और बी को प्राइम होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, n इज डिविजिबल बाय, n इज डिविजिबल बाय एट लीस्ट वन ऑफ p और q, ठीक है। n जो है कम से कम किसी एक से डिविजिबल हो, चाहे वो p से डिविजिबल हो चाहे q से डिविजिबल हो, किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए। तो दो शर्तें हैं, a और b को प्राइम होना चाहिए, यानी इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। दूसरी बात n एटलीस्ट किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए, चाहे वो p से हो चाहे वो q से हो, ठीक है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स क्या होंगी, टोटल रैशनल टर्म्स होंगी, टोटल रैशनल टर्म्स होंगी बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन LCM ऑफ P और Q प्लस 1, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये बॉक्स है, ये GIF है बस, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर मेरी दोनों शर्तें पूरी होती हैं, मैं आपको सिर्फ बताऊँ इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा से ये दोनों शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। क्या देखना है आपको, ए और बी मस्ट भी क्या होना चाहिए, दे मस्ट भी को प्राइम, यानी इनका HCF 1 होना चाहिए और n जो है ये P या Q से किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए, कम से कम एक से। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो सीधा आंसर आएगा n अपॉन LCM ऑफ PQ प्लस 1, राइट। अब इधर आ जाइए, देखिए इधर देखिए 2 और 5 ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है। पहली शर्त पूरी, क्या 256 2 से डिविजिबल है, हाँ है। क्या 256 8 से डिविजिबल है, हाँ है। किसी एक से होना चाहिए, दोनों से जाए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पहली शर्त 2 और 5 क्या को प्राइम है, बिल्कुल है। क्या 256 2 और 8 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक है। अगर दोनों शर्तें पूरी हो गई तो आंसर क्या होगा डायरेक्ट, तो आंसर आएगा बेटा रैशनल टर्म्स, आंसर आएगा रैशनल टर्म्स बराबर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 256 यानी n अपॉन LCM ऑफ 8 and 2, LCM ऑफ 8 and 2 प्लस 1, ठीक है। तो 8 और 2 का LCM क्या होगा 8 प्लस 1, ठीक है। तो 256 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, 32 प्लस 1 33 आएगा। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो बेस्ट है अगर आपसे शॉर्ट ट्रिक लग जाती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, आपका आंसर सीधा आएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। उसका रीज़न है कि 4 और 6 का जो HCF है वो बेटा 2 आ जाएगा, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक तो लगेगी नहीं। हमारे लिए तो ज़रूरी था कि इन दोनों का HCF 1 आए, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। पहली बात तो हम ध्यान रखें, शॉर्ट ट्रिक इज़ नॉट एप्लीकेबल, है ना। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इसका लॉजिक मैं आपको दे चुका हूँ। कोई बात नहीं, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी तो मेथड लगे ना, मेथड सिखाया आपको, क्या दिक्कत है, तो मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी जनरल टर्म लिखिए, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या लिखेंगे भाई, 20CR फर्स्ट की पावर 20 माइनस R और सेकंड की पावर R, सेकंड की पावर R, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 20CR, ठीक है। और ये आ गया 4 की पावर 20 माइनस R/3, ठीक है। और ये आएगा 6 की पावर माइनस R/4, आ गया।
अब वापस वही कहानी है जो हमने पहले की थी। हमने क्या कहा था भाई, यहाँ पर r किसका मल्टीपल होना चाहिए 4 का, और यहाँ पर 20 माइनस r किसका मल्टीपल होना चाहिए 3 का। ठीक है, तो 20 माइनस r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है ना। ठीक है, 21 हो सकता है, राइट। ठीक है, यहाँ से r निकालते हैं, यहाँ से r निकालेंगे। तो r कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 0, 20 माइनस 3, 20 माइनस 6, 20 माइनस 9, है ना, 20 माइनस 12, 20 माइनस 15 और 20 माइनस 18। 20 माइनस 18 कितना होगा बेटा 2। ठीक है, ये आएगा नहीं क्योंकि r नेगेटिव नहीं आ सकता, r नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये r की वैल्यू हो गई भाई, सीधी सी बात है। दिस टर्म मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो यहाँ से r निकालूंगा तो 20, 17 ऐसे आता जाएगा। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात r/4 है। r/4 में r जो है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। r/4 में r 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो r क्या होना चाहिए, 0, 4, 8, 12, है ना, 16 और 20। ठीक, तो एक r हमारे पास ये आया यहाँ से इसके लिए, और एक आया r/4 के लिए। ये किसके लिए आया बेटा, 4r/4, 4r/4। ठीक, अब हम दोनों का कॉमन r निकालेंगे, हम दोनों का कॉमन r निकालेंगे। तो अब हम वो निकालेंगे जो दोनों का कॉमन है। तो कॉमन देख लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो दोनों में कॉमन एक तो मुझे 8 नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक मुझे 20 नज़र आ रहा है। केवल 2 ही कॉमन r नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन r जो आएगा बेटा 2 ही टर्म्स आएंगी। ठीक, तो कॉमन r जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा अपने पास 8 और 20। और अगर कॉमन r 8 और 20 आ रहा है, अगर कॉमन r 8 और 20 आ रहा है तो मैं बोलूँगा टोटल, है ना, रैशनल टर्म्स जो आएंगी, टोटल रैशनल टर्म्स जो आएंगी बेटा वो आएंगी 2, T9 और T21। ठीक है, टोटल रैशनल टर्म्स 2 आएंगी बेटा। कौन कौन सी आएंगी, T9 और T21, 2 टर्म्स आएंगी। r 8 है तो 9th टर्म आएगी, 20 है तो 21 आएगी। क्लियर, 2 रैशनल टर्म्स आएंगी। आपसे पूछा है इर्रेशनल टर्म्स कितनी होंगी, तो टोटल टर्म्स तो 21 है, टोटल टर्म्स तो 21 है। तो रैशनल टर्म्स अगर 2 हैं तो इर्रेशनल टर्म्स कितनी आएंगी, तो इर्रेशनल टर्म्स, ठीक है, तो इर्रेशनल टर्म्स कितनी आएंगी, तो टोटल इर्रेशनल टर्म्स जो आएंगी वो आएंगी 19। कितनी आएंगी, 19। तो टोटल इरेशनल टर्म्स कितनी आएंगी, 19, और टोटल रैशनल टर्म्स कितनी आएंगी, 2। क्लियर, 2 बातें हो गई। विच टर्म्स आर रैशनल, मैंने बोल ही दिया विच टर्म्स आर रैशनल। कितनी, कौन कौन सी टर्म्स रैशनल हैं, T9 एंड T21। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि चेक मिडिल टर्म इज अ रैशनल और इरेशनल। अच्छा, मिडिल टर्म रैशनल है कि इरेशनल है, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पावर कितनी है, 20 है। अगर पावर 20 है तो मिडिल टर्म एक ही आएगी। वो मिडिल टर्म क्या आएगी भाई, अगर पावर 20 है तो एक ही मिडिल टर्म आएगी, एंड द मिडिल टर्म इज T11। मिडिल टर्म क्या आएगी, T11। कैसे, 20/2 + 1, T11 आएगी। क्या T11 रैशनल है, नहीं है। क्या T11 रैशनल है, नहीं है। इसका मतलब T11 कैसा है, इर्रेशनल है। क्या है ये, इर्रेशनल है। ये इर्रेशनल है भाई। ओके, इसका आंसर आएगा इर्रेशनल। 4 क्वेश्चन थे। टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स 19 हैं। विच टर्म्स आर रैशनल, 2 हैं। कौन कौन सी, 9 एंड 21। और बची हुई क्या है, इरेशनल है। क्या मिडिल टर्म रैशनल है, नहीं, मिडिल टर्म इरेशनल है। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे होंगे बेटा, 2 की पावर 1/8 + 7 की पावर 1/6 की पावर 100 नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछा है आपने मुझसे। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है 1 + 3 की पावर 1/3 + 7 की पावर 1/7 उसकी पावर 10 है। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछा आपने, राइट। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, क्या 2 और 7 को प्राइम है, बिल्कुल है। ठीक है, क्या 100 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या 100 जो है वो 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। हमने बोला था हमारी अगर शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए ज़रूरी था, हमने बोला था कि ए और बी दोनों को प्राइम होना ज़रूरी है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन 100 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है और ना ही 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं लगी। तो हम मेथड पे चलते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका क्या करा, जनरल टर्म लिखा। ठीक, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा बेटा, TR + 1 कितना आ जाएगा, 100 CR आएगा। ठीक है, 2 की पावर 1/8 और उसकी पावर 100 - R आएगा, और 7 की पावर 1/6 उसकी पावर R आएगा। आगे समझ में। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद क्या आ जाएगा भाई, 100 CR आ गया। ठीक, तो 2 की पावर आ गया 100 - R/8 आ गया। क्लियर, और यहाँ पर 7 की पावर कितना आ गया, R/6 आ गया। आया। अब 100 - R/8 है, उसमें 100 - R किसका मल्टीपल होना चाहिए, 8 का। ठीक है, तो 100 - R/8 जो है उसमें 100 - R क्या होना चाहिए भैया, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, 8, 16। ठीक है, और लास्ट कितना आना चाहिए भाई, 96।
8 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 96 के आगे जाऊंगा तो 100 से ज़्यादा आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं, राइट। तो 100 माइनस आर में हमें 8 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, 100 माइनस 96 4, ये 96 से पहले 88 होगा, 96 से पहले कितना होगा 88 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो 100 माइनस 88 कितना होगा 12, है ना, फिर आएगा 20, ऐसे लास्ट में 100 आ जाएगा, आ गया। तो आर की वैल्यू आ गई 4, 12, 20 एंड 100, आ गए कि नहीं आए, आ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाइए r/6 पर, r/6 में r किसका मल्टीपल होना चाहिए, r/6 में r 6 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 0, 6, 12 है ना, एंड 96 आना चाहिए, आ गया, क्लियर, ठीक है। अब हमें चाहिए कॉमन आर, हम पहले ही बोल चुके हैं नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स निकालने के लिए हमें कॉमन आर चाहिए, तो हमने कॉमन आर निकाला, ठीक। तो कॉमन आर की बात करते हैं, ठीक। तो कॉमन आर क्या होगा, कॉमन आर होगा जो दोनों में कॉमन हो, तो पहला कॉमन आर कितना हुआ 12, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉमन आर इज 12। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या आएगा, ठीक। इसमें 20 आएगा, 20 के बाद कितना आएगा 28 आएगा, 28 के बाद 36 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ 12 आएगा, 12 के बाद 18 आएगा, ठीक। 18 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 30 आएगा, फिर 36 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो कॉमन अगर देखें तो नेक्स्ट कॉमन क्या है 36, नेक्स्ट कॉमन क्या है 36, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉमन क्या है 36, ठीक है, नेक्स्ट कॉमन 36 हो गया। तो अब मुझे गैप पता चल गया कि 12 के बाद सीधा कॉमन 36 है, तो कितने का गैप है 24 का, कितने का गैप है 24 का। तो अगले वाला क्या होगा 60 होगा, और अगले वाला क्या होगा 84 होगा। अगला उसके आगे हो नहीं सकता, क्योंकि हम 100 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते, हम 100 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, 36 आ गई, 60 आ गई और 84 आ गई। तो कॉमन आर मेरे पास 4 आ गए, यानी टोटल रैशनल टर्म्स 4 हैं, ठीक। तो टोटल रैशनल टर्म्स जो है वो 4 हैं, ठीक है। टोटल रैशनल टर्म्स कितनी है मेरे पास 4 हैं, तो रैशनल टर्म्स 4 हो गई, ठीक। तो इरेशनल टर्म्स हम निकाल लेंगे। तो इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी बेटा, इरेशनल टर्म्स हो जाएंगी मेरे पास 101 माइनस 4 यानी 97, 101 माइनस 4 यानी 97, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन है। वापस शॉर्ट ट्रिक इज नॉट एप्लीकेबल, मेथड पे जाएंगे, मेथड हमेशा हमें आपको पता ही है अप्लाई करना होता है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 टर्म्स नजर आ रही हैं आपको, कितनी नजर आ रही हैं 3 टर्म्स, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 टर्म्स नजर आ रही हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 टर्म्स नजर आती है हम कैसे करेंगे, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक काम करिएगा कि नहीं 2 को एक साथ ले लो, है ना, इन 2 को एक साथ ले लो, इसको अलग मान लेते हैं, ठीक है ना, किसी 2 को एक साथ ले लो, राइट। तो अब इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसकी जनरल टर्म लिखी, राइट। तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे भाई, जनरल टर्म लिखेंगे कितनी आएगी 10CR आएगी, उसके बाद क्या आएगा 1 + 3 की पावर 1/3 10 माइनस R आएगी, ठीक है। और बाद में क्या आएगा 7 की पावर 1/7 और उसकी पावर R आएगी, समझ में आ गया। तो सबसे पहले 10CR आया है ना, फर्स्ट की पावर 10 माइनस R आया और सेकंड की पावर R आया, आ गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर क्या है R/7 आ रहा है, कितना आ रहा है R/7, अच्छे देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो 10CR है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 + 3 की पावर 1/3, ये 10 माइनस R लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 7 की पावर R/7। अब जो 7 की पावर R/7 लिखा हुआ है ना, उसमें R किसका मल्टीपल होना चाहिए, R/7 में R 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो R/7 में R मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7, यानी 0 हो सकता है, 7 हो सकता है। 7 के आगे 14 आएगा, 14 पे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि भैया 10 के आगे जाने की परमिशन आपने मुझे दी ही नहीं है। तो जब 10 के आगे जाने की परमिशन नहीं दी है तो मैं 7 के आगे जाऊंगा नहीं। तो फिलहाल R = 0 एंड 7, दीज दैट 2 आपने फिक्स हो गए, ठीक। अब पहला केस, जब R 0 है तो क्या होगा भाई, अगर R 0 है तो क्या होगा, R 0 है तो बन जाएगा 10CR, 10C0, ठीक है। ये बनेगा भैया 1 + 3 की पावर 1/3, ये 10 बन जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा 7 की पावर R 0 है तो 7 की पावर 0 यानी 1, ये बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो जब R 0 है तो एक्सप्रेशन ये है, क्लियर है। मुझे तो रैशनल टर्म्स निकालनी थी, तो वापस मैं इसकी जनरल टर्म लिखूंगा। क्या लिखूंगा, जनरल टर्म। कैसे लिखूंगा देखिए, तो 10C0 1 हटा दूँ, इसको हटा दूँ, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं। अब क्वेश्चन ये बचा है, इसकी जनरल टर्म क्या होगी 10C के 1 की पावर कुछ भी 1 होता है और 3 की पावर 1/3 और उसकी पावर k, ठीक है ना। 10C के और 3 की पावर 1/3 की पावर k, तो 3 की पावर k/3 आ गया, 3 की पावर k/3 आ गया, ये 3 की पावर k/3 आ गया। अब 3 की पावर k/3 मैं चाहता हूँ रैशनल हो, तो 3 की पावर k/3 है ना, तो k/3 में k मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, k/3 में k किसका मल्टीपल होना चाहिए 3 का, तो k कैन बी 3, 0, 6 एंड 9, समझ आ गया। तो R = 0 पर k की 4 वैल्यू हैं, R = 0 पर k की 4 वैल्यू हैं, R = 0 पर k की 4 वैल्यू हैं 0, 3, 6, 9,
ठीक है। r इक्वल टू 0 पर k की 4 वैल्यू है 0, 3, 6, 9, ठीक है। 4 वैल्यू आ गई, खत्म काम, एक पार्ट खत्म, ठीक है। दूसरी बात ये तो था r इक्वल टू 0 पर 4 वैल्यू आएंगी, 4 रैशनल टर्म्स आ चुके हैं। दूसरा केस था जब r 7 होगा, जब r 7 होगा, जब r 7 होगा, r 7 होगा तो ये खत्म, 7 की पावर कुछ भी हो चलो 1 आ जाएगा, तो 10c7 मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये 7 की पावर 1 आएगा, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक्सप्रेशन क्या बचेगा, 1 + 3 की पावर 1/3 और उसकी पावर 3 बचेगा, बच गया। मैं वापस इसकी जनरल टर्म लिखूंगा और इसकी जनरल टर्म जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भैया, 3ck1, 3ck1, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर 1/3 k1, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है अपने को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंटीग्रल वैल्यू है, ये ऑलरेडी इंटीग्रल वैल्यू, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अब बचे हुए पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म मैंने लिखी है, इसकी जनरल टर्म क्या लिखी है बेटा, 3ck1, 3 की पावर 1/3 की पावर k1, राइट। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ k1/3 आएगा, क्या आएगा, k1/3 आएगा, और k1/3 में k1 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, तो k1/3 में k1 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, तो k1 की वैल्यू क्या ले सकता हूँ भाई, k1 की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है, इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है, ध्यान रखना। क्यों नहीं है परमिशन, यहाँ लिखा हुआ है 3ck1, k1 को 3 से ज़्यादा जाने की परमिशन नहीं है। तो कितने केस बने, 2, तो 2 यहाँ बने और 4 यहाँ बने, टोटल केस कितने बनेंगे, 6। तो टोटल रैशनल टर्म्स कितनी आएंगी, 6 आएंगी, ठीक है ना। टोटल रैशनल टर्म्स कितनी आएंगी, 6 आएंगी, ठीक है। टोटल रैशनल टर्म्स कितनी आएंगी, 6 आएंगी। कैसे आएंगी भाई, 4 यहाँ से मिली r इक्वल टू 0 पर और 2 यहाँ से मिली r इक्वल टू 7 पर। टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी होंगी, 6। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन की हमें आदत होनी चाहिए। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट नंबर का हमसे, इन द एक्सपेंशन, है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 21 कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, है ना। हमेशा ध्यान रखिए rth टर्म बोला है, जब rth टर्म बोला है तो r हमेशा एक कम होता है टर्म से। जब मैं फोर्थ टर्म की बात करता हूँ तो r3 होता है, जब मैं फिफ्थ टर्म की बात करता हूँ तो r4 होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ rth टर्म का कोफिशिएंट निकालो, इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, r-1, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि 1 + x की पावर n जो होता है, इसकी जनरल टर्म क्या होती है बेटा, NCR, और x की पावर r ये होती है, ठीक है। ये इसकी जनरल टर्म होती है, ठीक है ना, NCR और x की पावर r, राइट है। चलिए अब आप मुझसे पूछ रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो, rth टर्म का कोफिशिएंट, rth टर्म का कोफिशिएंट पूछ रहे हो, यानी r कितना होगा, r-1, ठीक है। rth टर्म का कोफिशिएंट पूछ रहे हो, यानी r कितना होगा, r-1। तो rth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, ठीक, क्या होगा बेटा, वो होगा NCR-1, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, rth टर्म का होगा, rth टर्म का होगा NCR-1। rth टर्म बोल रहे हो तो rth टर्म का कोफिशिएंट एक कम होगा, यानी r-1 होगा, राइट। इसी तरह से अगर r-2 टर्म का पूछोगे, तो अगर r-2 टर्म का पूछोगे, ठीक है, r-2 टर्म का पूछोगे तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट क्या होगा, NCR-3, एक कम होगा। जो टर्म होती है उससे r एक कम होता है, ठीक है। और वो ये कह रहा है ये दोनों इक्वल हैं, वो ऐसा कह रहा है आपसे कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी NCX = NCY। अगर NCX अगर NCY के बराबर है तो दोनों का आप दो कंडीशन थी। एक पहली कंडीशन थी r-1 बराबर r-3 होगा, और दूसरी कंडीशन थी r-1 + r-3 बराबर n होगा। क्लियर। अच्छा यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 21, n का काम कौन कर रहा है, 21, तो n की जगह क्या रख देंगे, 21, ठीक है। n की जगह क्या रख देंगे, 21, n की जगह क्या रख देंगे अपन, 21। समझ में आ गया, क्लियर। तो अपन बराबर कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं है, भूल जाइए। और यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 21 + 3 24, तो r की वैल्यू 12 आएगी, r की वैल्यू 12 आएगी, ठीक है। तो आंसर इज 12। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जैसे आपके पास एक सीरीज दिख रही है ना, क्वेश्चन ये है, आपके पास पूछा गया है इस सीरीज के अंदर ये जो एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताना है, ठीक। 2 तरीके हैं। पहला मेथड, चूंकि ये जीपी है, पहला मेथड ये जीपी है, ठीक है, जीपी है, ठीक है। किसी भी जीपी के n टर्म्स का जो सम होता है, किसी भी जीपी के n टर्म्स का सम होता है a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ठीक है। जीपी के n टर्म्स का जो सम होता है वो होता है a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ, है ना। तो a कौन है भाई, a कौन है, 1 + x, a कौन है, 1 + x, 1 - r, r कितना है, 1 + x, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10, नीचे कितना आएगा, 1 - 1 + x। समझ में आ गया सबको। हमने क्या किया, सीधी सी बात है, जो फर्स्ट टर्म है वो ये है 1 + x की पावर 21, 1 + x की पावर 21, तो ये तो a है, ठीक है। 1 - r, r कितना आएगा, 1 + x, r क्या होता है, कॉमन रेशियो, डिवाइड करते जाओ तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो r हो गया कॉमन रेशियो, तो 1 + x, ठीक है। ये आ गए। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 1 + x की पावर 21
इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 + x की पावर 10 - 1, नीचे 1 + x - 1 करेंगे तो x आ जाएगा। आ गया क्लियर। अच्छा अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x की पावर 31 आएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x की पावर 21 आएगा, डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय x, राइट। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपने जीपी का फॉर्मूला लगाया, जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद अब क्या करना है, आगे सोचते हैं। हम चाहते हैं x की पावर 5 का कोफिशिएंट मुझे मिले। x की पावर 5 का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, x की पावर 5 का कोफिशिएंट तब मिलेगा जब मैं इसमें x की पावर 6 का कोफिशिएंट ढूंढूंगा, ठीक है। मैं इसमें ढूंढूंगा x की पावर 6 का कोफिशिएंट। आप लोग सोचोगे यार क्यों सर, ढूंढना तो x की पावर 5 था। अरे भैया x की पावर 5 ढूंढना है तो ऊपर 6 ढूंढेंगे, नीचे x भी तो है। x की पावर 6 को x से डिवाइड करूंगा तभी तो x की पावर 5 आएगा। इसका मतलब मुझे अगर x की पावर 5 चाहिए तो मुझे x की पावर 6 ढूंढना पड़ेगा, और x की पावर 6 ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। हम जानते हैं इसकी जनरल टर्म क्या होती है, इसकी जनरल टर्म होती है NCR और x की पावर r, ये जनरल टर्म होती है। किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 6 का, तो r की जगह 6 रखो। कितना आएगा 31C6, कितना आएगा 31C6, और यहाँ कितना आएगा 21C6, ठीक है। ये आपका आंसर है। रिपीट करता हूँ, मेरी बात को सुनना अच्छे से। सबसे पहले ये जीपी है, जीपी का फॉर्मूला लगाइए, वो आपको आना चाहिए सारे बच्चों को। जीपी का फॉर्मूला लगाने के बाद ये बन जाएगा ये, ठीक है। इसको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ये। फिर आप सोचिए हमें ढूंढना क्या है, हमें x की पावर 5 ढूंढना था, तो हम x की पावर 5 ढूंढने के लिए x की पावर 6 ढूंढेंगे, क्योंकि x की पावर 6 को x से डिवाइड करेंगे तभी x की पावर 5 आएगा। तो 31C6 - 21C6, x की पावर 6 का कोफिशिएंट निकाल लिया, तो दिस इज आवर आंसर, ये आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 पर।